बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इन टुडे क्लास सेशन we will discuss about the critical thinking and the reflective learning and reflective thinking. This PPT is produced by courtesy Glenn Hook and presented by me, Ayaz Khan. इस PPT में टुडे की क्लास सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, एज अ प्रोफेशनल हमें कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना है, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। हमें रिफ्लेक्टिव लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इसकी यूजेस आ रही होती है और इसका हमें लर्निंग में क्या हेल्प मिलता है। Basically, critical thinking and reflective writing are the essential component of academic writing or research, and it is also help in your clinical practice while you reflect on something that you have experienced early in the morning shift or sometime a day before or a week before. And you just remember the ifs and buts of that incident you have just witnessed. So basically, reflective writing are essential element of personal, professional and academic development. हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं, हमारी लर्निंग कैसे प्रोग्रेस करती है, जिस तरह हम एक इवेंट एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद फिर हम उस पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि हमने क्या कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उस इवेंट में ड्यूरिंग एक्सपीरियंसिंग दैट इवेंट और सिचुएशन, क्या हम उसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स थे, तो उस पर हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, सोचते हैं, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है उसी बेस पे फिर हम थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू उसके बारे में करते हैं, कुछ हम एकेडमिक स्टडी करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। तो हमारी मेन पर्पस क्या है, हमारी लर्निंग एनहेंस हो जाती है एंड बाद में हम अगर सेम सिमिलर इंसिडेंट या इवेंट फेस करें तो हम उसी एरिया को जो जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो ब्लंडर या जो एरर हमने पिछले इवेंट में की होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो द मेन पर्पस है आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाती है और आप क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हो। तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फॉर अ नर्सिंग प्रोफेशनल इज very much essential. The purpose of recording this video actually in the country, because of the load shedding, बार बार लाइव सेशन इंटरप्ट हो जाती है, मुश्किल होता है क्योंकि लास्ट 2 वीक से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस इवेंट के, तो इसलिए मैं अभी चाह रहा हूँ कि ये सेशन रिकॉर्ड करो और आप लोग को भेज दो, तो ये काइंड ऑफ कंटेंट भी होगा, आप लोग के पास रिकॉर्ड भी रहेगा। And sometimes there is some academic work or important issue which we need to sit on that time. So the class जो timing है वो हम sometime other activities के लिए भी utilize कर सकते हैं। तो basically आज की जो क्लास है वो मैं आपको इसलिए रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ। Another purpose is what are they? What are the critical thinking and reflective writing? Why it is important and what are the theoretical model behind this critical thinking and reflective learning? Reflective learning and reflective thinking almost same ही है। Basically जब हम reflect back करते हैं एक event पे तो फिर पर्पस हमारा क्या होता है, ताकि उससे हम लर्न कर सके। तो इधर मैंने टर्म रिफ्लेक्टिव लर्निंग लिखा है। बेसिकली पर्पस क्या होता है, ताकि हम उस इवेंट से जो हमने एक्सपीरियंस किए उससे हम लर्न कर सके। एंड आप लोग ने खामखा कुछ ऐसे इवेंट है जो आपके एक्सपीरियंस में होंगे, तो आप इस पर अगर रिफ्लेक्ट बैक करें तो उसके हिसाब से अगर आप खुद भी एक्सरसाइज कर ले, लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस, डिड यू हैव एनी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव राइटिंग। अभी आप लोगों ने इसे लिखा है जिसपे आपने रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन किया हो, सपोज आप आज की क्लास हो गई उस पर हमने कल एक रिफ्लेक्शन लिखना है, तो इस तरह की कोई एक्सपेरिमेंट है किसी की वो भी आप शेयर कर सकते हो। And the purpose of this reflective learning or reflective thinking and
Critical thinking is to produce an evidence-based practice. Like suppose I know the CPR protocols, and I'm professionally certified, ACLS or BLS certified. बट प्रैक्टिकली मैंने उस CPR को, उस प्रोटोकॉल को कैसे इम्प्लीमेंट किया, कहाँ कहाँ पे मुझसे फ्लैज हुई, कहाँ कहाँ पे एरिया पे इम्प्रूवमेंट थी, जो स्टैंडर्ड थी वो आए मैंने फॉलो की, उसी बेस पे सपोज अगर मैं इस तरह इवेंट मैंने एक्सपीरियंस किया ER में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, या वेयर एवर, या आउटसाइड या प्री हॉस्पिटल में, तो मैंने इस पे अगर रिफ्लेक्ट बैक करना है तो ये दैट रिफ्लेक्शन will help me to learn from that event. And next time, if I will face the similar situation, so I will try to improve that area of improvement or the flaws which I have had while doing CPR of that patient or whatever you have witnessed in events. एंड एट द एंड जब आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आप जाएंगे लिटरेचर रिव्यू पे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आप कुछ रिसर्च आर्टिकल देखेंगे, तो उससे आपकी लर्निंग मजीद इंप्रूव होगी। तो मेन पर्पस क्या है, आपकी लर्निंग और आपकी वो एनहेंस होगी। तो टुडे we will discuss about these two concepts. The outline of this session is, after the completion of this session, student will be able to discuss the thinking process, क्या है, कैसे हम करते हैं reflect back, to understand the process of reflective observations, compare list and compare the type of thinking and what is critical thinking, and discuss the component of critical thinking and where it is necessary, and then define reflection, discuss the types of reflection, and discuss the process of reflection. So ये चीजें हम theoretically इस पर आज cover करेंगे. So before doing further, let's discuss about the reflection की reflection क्या होता है. तो generally reflection एक ऐसा इंग्लिश टर्म है जिसपे हम थिंकिंग बैक करते हैं. रिफ्लेक्शन, जिस तरह लाइट की वेव्स जो है वो एक ग्लास से या एक वाइट वॉल से रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो इस तरह रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट भी है. आप एक ऐसे इवेंट पे जो हुआ है कल या परसों या वीक बिफोर और मंथ बिफोर, आप उस पर रिफ्लेक्ट बैक करते हो. तो थ्योरेटिकली सिंपल इसका कंसेप्ट यही है, लेकिन थ्योरेटिकली डेफिनेशन इसका ये है जो कि बोर्ड साहब ने 1985 में डिफाइन किया है कि रिफ्लेक्शन इज द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग इज अ जेनेरिक टर्म फॉर दोज इंटेलेक्चुअल एंड effective activities in which individuals engage to explore their experiences in order to lead to new understanding and appreciation. Like when you experience and you reflect, so your understanding enhance. And simply आप अगर टीचिंग लाइन में हो तो जो टॉपिक आपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी है और फिर आप उसी टॉपिक को एज ए टीचर पढ़ाते हो, तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी जो कंसेप्ट है वो आपकी एनहेंस हो जाती है. तो इस तरह इवेंट्स कुछ आप क्लिनिकल सेटअप में भी आप एक इवेंट एक्सपीरियंस कर लो, उस पर रिफ्लेक्ट बैक करो, नेक्स्ट टाइम जब वो इवेंट आपके सामने आए तो वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है, और इसी को हम क्वालिटी केयर कहते हैं, जिससे हम पेशेंट की लाइफ और केयर मजीद इम्प्रूव और सेफली दे सकते हैं. तो बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आर आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ एन इवेंट्स और एन एक्शन. जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक CPR का आप सर्टिफाइड हो लेकिन आपने एक इवेंट एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी. लेकिन जब आप इवेंट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी एक्सपीरियंस अलग होगी. तो मेन पर्पस क्या होता है इसका, to improve the quality of life, improve the quality care, and to enhance your understanding, mean new level of understanding. So basically, it is an active process of witnessing your own experiences, given meaning into it, and learn from it. Like what you have done, you reflect back on that, and
यू मीन दैट, आप उसको मीनिंग देते हो, अच्छा मुझे ये करना चाहिए था उधर, मैं मैंने ये एपिनेफ्रिन का डोज इतना डिले दे दिया, इतने टाइम पे मुझे देना चाहिए था, मुझे साइकिल थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए, मेरे एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए इन केस ऑफ सीपीआर। इस तरह के इवेंट आप अगर टीचिंग प्रेजेंटेशन करोगे तो आप टीचिंग प्रेजेंटेशन, आप एक डायरेक्ट प्रेजेंटेशन करते हो, डिस्कशन करते हो, तो द नेक्स्ट टाइम उसी क्लास को जो आप प्रेजेंट करते हो एज ए टीचर, तो आप उसमें कुछ और स्ट्रेटेजी यूज करते हो। पर्पज आपका क्या है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई तो आप उसी टॉपिक को मजीद बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। पर्पज आपका क्या है, टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। थ्री टाइप्स, थ्री एलिमेंट्स है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की। लाइक first element is returning to experience, mean like back forth thinking. You witness an event yesterday, you go back to that experience and sit for some time, think and reflect back. So back forth thinking. नेक्स्ट एलिमेंट उसका क्या है, सेकंड नंबर, अटेंडिंग टू एक्सपीरियंस। फिर आप उस इवेंट में जाके इनसाइड जो एफ्स एंड बट्स है उसी को आप कंप्लीटली एनालाइज करते हैं। लाइक रीसेंट एक्सपीरियंसेस आपका जो विद इन अ मंथ विद इन वीक्स आपका हुआ है, तो उसको डिटेल में स्टेप वाइज आप उसको फिर एनालाइज करते हैं। अच्छा पेशेंट आया था, कौन से साइन सिम्टम के साथ प्रेजेंट हुआ, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने क्या डिसीजन लिया, ये डिसीजन मुझे क्यों नहीं लेने चाहिए थे, ये क्योंकि मैं भी तो एसीएलएस सर्टिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर है। तो ये आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो उसी प्रोसेस में, फिर आगे जाके आप पेशेंट की कंडीशन सडनली एग्रीवेट हो गई, सडनली साइन सिम्टम डिटोरिएट हो गए, तो फिर मैंने क्या क्या किया, मैंने वाइटल साइन ले ली या मैंने एबीसी का प्रोटोकॉल फॉलो किया, नहीं मैंने सबसे पहले किनोला किया था। तो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जब पेशेंट कोलैप्स हो तो मैंने पहले सबसे पहले वही डॉक्टर एबीसी वाला कंसेप्ट लाइक एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन पे फोकस करना है रादर देन गोइंग फॉर आईवी किनोला। तो आपने इस इवेंट को स्टेप वाइज आपने अप्रोच करना है और उसी को फिर आपने फॉलो करना है। तो अटेंडिंग टू दैट एक्सपीरियंस एंड डिटेल इज अ स्टेप वाइज अप्रोच। द थर्ड एलिमेंट इज इवैल्यूएटिंग दैट एक्सपीरियंस। फिर लास्ट में थर्ड एलिमेंट ये है कि आपने स्टेप वाइज अप्रोच कर दी, उसने अपने मिस्टेक या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आपने हाईलाइट कर दी, बाद में जाके आपने उसको एनालाइज करना है। और एनालाइज के लिए सिंपली आपने एक टूल यूज करना है, SWOT, SWOT एनालिसिस। लाइक एस मीन स्ट्रेंथ, आपकी उस इवेंट में जब आप एक्सपीरियंस कर रहे थे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, गुड पॉइंट्स क्या है, वीकनेस क्या थे, इस तरह थ्रेट क्या थे, एंड आउटकम क्या हुआ, पेशेंट सर्वाइव्ड हो गया आफ्टर सीपीआर आर पेशेंट इज डेड। तो ये आपके आउटकम थे। फिर आपके थ्रेट क्या थे, क्या क्या इश्यू थे आपके, आपकी रिसोर्सेज की कमी थी, ऑक्सीजनेशन अवेलेबल नहीं थी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, आपके पास ड्रग अवेलेबिलिटी, या आप अकेले थे एग्जॉस्ट हो गए। तो ये सारी चीजें आपने उस टाइम एनालाइज करनी है। अगर कुछ आपकी इंटरनली लर्निंग की इशू है तो आप इंप्रूव करेंगे, कुछ डिपार्टमेंटल इशू तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब इस तरह के इवेंट हो तो उसमें आप सिस्टम भी इंप्रूव कर सकते हो एंड योर लर्निंग ऑन लर्निंग। Again, reflective thinking is a continuous process to evaluate an event's action. Again, this, as I have told you, the SWOT analysis means strength, weakness, outcome and threats after every experiences. तो इस तरह आप डेली बेस पे एक दो तीन इवेंट्स लो और उस पे आप एनालाइज किया करो, इससे आपकी क्वालिटी केयर इंप्रूव होगी, आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। ठीक है। और बाद में अगर आप मोर एडवांस तरीके से जाना चाहे एज अ प्रोफेशनल तो आप उस पर कुछ लिखो भी, एक पैराग्राफ दो और उसकी अपनी डायरी में आप उसको नोट किया करो, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में या डिफरेंट इंटरव्यूज में आपसे इस तरह की सिचुएशन पूछी जाती है कि एनी सिचुएशन यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंसेस इन व्हिच यू हैव मेड अ डिसीजन समथिंग लाइक दैट। तो आप अपनी एक डायरी मेंटेन किया करें, उससे आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होंगी, आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी और आपकी लर्निंग भी। उसी डायरी को आप साल बाद देखेंगे तो आप ये सारे इवेंट इफ्स एंड बट्स आप स्टेप वाइज आपको सारी डिटेल याद आ जाएगी। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप डेली आप एक इवेंट दो पे रिफ्लेक्ट बैक किया करो, अपनी डायरी मेंटेन किया करो। नाउ in order to move forward there are three types of reflective thinking. Like the first one is knowing and action, second reflecting on action, and reflecting in action. Knowing and action
में हम सिंपली यूज ऑफ पर्सनली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज बेस। सपोज हमने आपको आईवी किनोला क्लास में समझाया, किस पर्पज के लिए, कौन से गेज का, कौन से तरीके से, किस एसेप्टिक टेक्निक से या कौन से प्रोटोकॉल से हम आईवी किनोला लर्न करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड तरीके से हमें क्लास में या कॉलेज में पढ़ाई जाती है, तो हमारा एक लेवल ऑफ नॉलेज एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये तो हमारी कॉग्निटिव लर्निंग। नाउ रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्शन, लाइक व्हेन यू पास दैट आईवी किनोला योरसेल्फ टू योर पेशेंट, तो उसी किनोले पे आपने बाद में प्रोसेस पे, इवेंट पे आपने बाद में जाके रिफ्लेक्ट बैक करना है। तो ये बेसिकली साइकोमोटर स्किल्स है। नोइंग एन एक्शन बेसिकली कॉग्निटिव स्किल्स है, जो आपने थ्योरेटिकली एक चीज को पढ़ा समझा, तो आपके माइंड में एक बैकग्राउंड नॉलेज है। जो हमको सारे क्लासेस लेते हैं पर्पस क्या है, तो आपके बिहाइंड हर चीज का रेशनल हो, साइंटिफिक रेशनल हो, आपको नॉलेज हो, ये जरूरी है। Simple reflecting on action as post experience, when you perform and then do the short analysis on it and reflect in an action. अब जिस तरह ये थर्ड स्टेप है, मैंने आपको बताया कि इवालुएट करते हैं what you could have done different while dealing that situation, passing IV canola or performing patient, dealing patient with CPR. So what could you have done better in that event? So next time when you reflect back, so next time when you receive that similar patient or similar events or experiences, so your performance will automatically be better. So the example is like CPR patient in the ER. The outcome is survived or death. Died, why he or she patient is died, survived. What were the action that we have taken and this patient survived. So it means it is a post analysis. So till now we have discussed about the reflection or reflective thinking or reflective learning, and then we have discussed the three types of reflective thinking. Now why we do that? As I have told you, to enhance your understanding and learning. And learning, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लर्निंग होता क्या है, आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, हमने आपको एक क्लास में पढ़ाया, या आपने खुद लिटरेचर यूट्यूब से एक चीज पढ़ी, या आपने कंटेंट पढ़ा, आपने समझा, तो ये आपकी कॉग्निटिव लर्निंग है। अगर आप उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करो प्रैक्टिस में, क्लिनिकल एरिया में, लेबोरेटरी में, या आपकी स्किल लैब में, रियल वर्ल्ड में, डमी पे या पेशेंट पे, तो आपकी जो थ्योरी है उसी को इम्प्लीमेंट करके बाद आपके जो सारे प्रोसीजर है, इसी को हम लर्निंग कहते हैं। मेन थ्योरी इनटू प्रैक्टिस इन द रियल वर्ल्ड आर एप्लीकेशन एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं। Another concept is a reflexive thinking or a reflective thinking. So दोनों में डिफरेंस क्या है कि reflexive thinking are more vigorous, उसमें आप at a time आप डिसीजन लेते हो। सिंपल डिफरेंस है, always self assess and react to that circumstances while you are still in that event. सपोज आप एक पेशेंट डील करते हो, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हो, या एनेस्थीसिया में आप नर्स हो, या आप अगेन सीपीआर या आईवी कैमुलेशन करते हो, तो आपको उसी इवेंट में याद आ गई कि यार हमने ये पढ़ा था, मेरा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, तो आप उसी, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करके एक क्विक डिसीजन लेते हो, उसको आप जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। तो इसको हम रिफ्लेक्सिव थिंकिंग कहते हैं। अनदर प्रैक्टिस इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। Now what is learning? As I have told you, learning mean your theory and that implement the theory into practice in the real world is called basically learning. What you have learned or taught, what you have taught in the class, and then you are now able to implement that in your safely in your practice. So that is called learning. Two types of learning is like single loop learning and double loop learning. Single loop learning mean that the learning from baking a bad cake. एक आपको एक रेसिपी है, सपोज आपने एक केक घर में बनानी है, सिंपल आप उसको आप क्लास में एक इवेंट में, या आप एक केस सिनारियो क्लिनिकल साइड से भी ले सकते हो। तो आपने इसको खुद बनाया,
and you made a bad test cake. Now ये आपकी एक्सपीरियंस आ गई. नेक्स्ट टाइम जब हम बनाओगे उसी केक को, उस रेसिपी को, ऑटोमेटिकली आप उसमें मॉडिफिकेशन लाए. So after experiences, that modification automatically will occur because you do not want to test that bad cake again. So that adopting a new way of baking the cake, a recipe in a new way, after having that bad experience for the first time, is called the double loop learning. So I think it's simple. And as I have told you that the learning has three domains. The one aspect is cognitive domain, the theory content which I am now presenting you the theory contents about the reflective learning and the critical thinking. So this is the cognitive domain. And now when you go and perform that, implement that learning in your clinical area, your laboratory and your skill lab, so that is called the psychomotor domain. Like the skill, we sign a checklist in front of the teacher, faculty, and then demonstrate that skill and sign up. That is called the psychomotor. So psychomotor means it is a skill domain. Cognitive domain, it is completely a theoretical domain. Your theoretical understanding. Psychomotor, your skill performance. And in psychomotor domain, you will perform like the concept of OSP, objective structure examination, yeah, OSP, objective practical structure practical examination. ये जो concept ये सारे psychomotor domain में आते हैं. And another aspect is affective domain. Affective domain में आपकी communication style while you dealing with the patient or dummy inside the skill lab. So you are taking that dummy as a patient. You maintain the privacy. You say hello, salam, good morning to that dummy. Even that dummy is not responding to you, but it is your professional duty. So that style of communication, ethics, respect, empathy, and their maintaining their privacy is called affective domain. So the most important domain is the affective domain. The first two domain will not work unless and until you do not follow the principle of affective domain. So the first thing is to focus on the affective domain. Always as a practicing nurse or as a practicing teacher. Another concept is what is reflective practices. The idea of reflective practices is basically आप अगर डेली बेस पे अपनी शिफ्ट में इस तरह के हर पेशेंट पे रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो होगा कि आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी. आप नेक्स्ट टाइम उसी पेशेंट को न्यू तरीके से डील करोगे विद क्वालिटी एंड इम्प्रूव्ड केयर. तो ये जो आप डेली बेस पे करते हो आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ही है. मीन यू आर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी टू थिंक ऑन एवरी इवेंट यू हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट एंड द remote past, about the work what you have done. So this whole process is called reflective practices. So the idea of reflective thinking or reflexive thinking is to improve the reflective practices and ensure the evidence-based practices. Again, वही simple procedure है. आपने हर events और हर प्रोसेस या हर जो आपकी एक्सपीरियंस है उस पर आपने शॉर्ट एनालिसिस करना है. लाइक थिंक अबाउट व्हाट यू डू इन द क्लास, सिंपल एज अ रिफ्लेक्टिव टीचिंग. इस तरह रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस फॉर क्लिनिकल नर्स वी कॉल दैट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड फॉर टीचर वी कॉल दैट प्रैक्टिस एज अ रिफ्लेक्टिव टीचिंग. लाइक सिंपल मैंने एग्जांपल दिया, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई स्टूडेंट के लिए. सब पहले सोचते हो कि मेरे जो ऑडियंस है वो किस लेवल पे है, कैसे मैं उनको पढ़ाऊं, कैसे उनको समझ आएगी. आप एक दफा एक्सपीरियंस करोगे सिंगल लूप लर्निंग में, आपके स्टूडेंट ने आपको रिस्पांस गुड रिस्पांस किया या बैड रिस्पांस किया, आपने उस पर शॉर्ट एनालिसिस की, तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास प्रेजेंट करोगे तो आपने अपने टीचिंग स्टाइल में मॉडिफिकेशन लाओगे. तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस है इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग या रिफ्लेक्टिव practices. Basically,
It is a process of self-assessment of the teaching methods, your presentation skills, how you present, how was your confidence level, your understanding of the topic itself, and your teaching strategy. आया आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन पीपीटी पे किया, आपने उनको डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, कोई अलग स्ट्रेटेजी आपने यूज की, कोई वीडियो, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई आपने उनको दी, फिर आपने उनको इवालुएट कैसे किया उस स्टूडेंट की लर्निंग को। ये जो सारे मेथड्स आप इवालुएट करते हो, आपको यूज करते हो, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव टीचिंग पर्पस। पर्पस क्या है? अगेन, टू रिमाइंड यू टू एनहेंस लर्निंग एंड प्रोवाइड कंडूसिव एनवायरनमेंट टू द लर्नर एज अ रिफ्लेक्टिव टीचर, ताकि एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट आपसे जो एक्सपेक्टेशन लगते हैं कि मुझे ये टॉपिक समझ आए, तो आप उसको फुलफिल करें एज अ प्रोफेशनल। Similarly, the typology of reflection as mean three types: descriptive reflection, comparative reflection and critical reflection. इसको आप समझने की जरूरत है। मैंने इस तरह रेड लाइन में मेंशन किया, नीड अ मैटर ऑफ रिफ्लेक्शन। मैटर ऑफ रिफ्लेक्शन, आप जब रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो आपको एक इवेंट होना चाहिए। कैसे आप रिफ्लेक्ट करोगे? उस इवेंट में जाके, सपोज जिस तरह मैंने आपको आईवी किनोला, सीपीआर और इस तरह के एग्जांपल दी, या रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक क्लास की एग्जांपल दी, तो ये जो इवेंट्स है इसको हम मैटर ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दैट रिक्वायर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू सॉल्व इशू। आपकी जो बेड, एक केक का मैंने एक एग्जांपल दिया, आपने एक इवेंट किया, उस पर आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो, तो ये सारे आप डिस्क्राइब करते हो, उसी को पहले पेपर पे डाल लेते हो, या थिंक माइंड में आप एक माइंडस्केप बनाते हो कि ये इवेंट मेरे साथ कल हुआ, मैंने उसको इस तरह डील किया, ये इवेंट मैंने कल किए। तो इसको क्या कहते हैं? आप माइंड में डिस्क्राइब करते हो या पेपर पे डिस्क्राइब करते हो। देन फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्या है? कंपैरेटिव रिफ्लेक्शन। आप उस इवेंट को लुक बैक करते हो और स्टेप वाइज अप्रोच पे जाते हो। लुक अ मैटर इनटू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, व्हाट आई शुड हैव डन डिफरेंटली, एंड अल्टरनेटिव मेथड उसके लिए सोचते हो। तो दैट मेथड इज कॉल्ड कंपैरेटिव reflection. Like, I mean, I will give you the example of making a bad cake for the first loop learning. Then the next time, the double loop learning, you will go back and will not repeat the same mistake by making a bad cake, but you will modify your process of making cake on the new way. That is called comparative, because आप compare करते हो, आपके पास एक स्टैंडर्ड है जो प्रीवियस आपके एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये प्रोसेस क्या है? आप इसमें कंपैरिजन रिफ्लेक्शन करते हो कि मैंने फर्स्ट कैसे बनाया था, मैंने उसमें शुगर ज़्यादा डाली थी, मैंने उसमें ये रेशो बनाया था उस केक को बनाने में। इस तरह रिफ्लेक्शन आप आगे इवेंट पे आप प्रोसीड करो, सपोज सीपीआर पे, तो मैंने पेशेंट को इस तरह किया था, ऐसे इवेंट में मैंने ये किया था, एनालिसिस करते हो। एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इज बेसिकली मोर डीपर or insight of solving an issue in a multiple perspective. रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक मोर विगरस प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिसमें आप मोर डीपली उस इवेंट में जाते हो, आप उसमें लिटरेचर रिव्यू देखते हो, क्या रिसर्च क्या कहती है, मैंने क्या किया, मेरे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या थी, अब मुझे क्या समझ आया, मुझे कैसे करना चाहिए। उस नए स्टेप जो आपकी न्यू अंडरस्टैंडिंग हुई, उसको अलग तरीके से मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं कैसे कर सकता हूँ। इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास रिसर्च है। आप रिसर्च क्यों करते हो? आप एक इवेंट को लेते हो, सपोज मेरे पास पोस्ट इन्फेक्शन है। अब ये पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसको मैं कैसे अवॉइड करता हूँ? उस पर डिफरेंट स्टडी होती है, रिसर्च स्टडी होती है, क्वालिटेटिव स्टडी होती है, कुछ आरसीटीज होती है, कोजा एक्सपेरिमेंटल। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। उसी को आप उस इवेंट को, जो पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन है, उसी सिमिलर इवेंट को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो इसी को कहते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो ये उसकी कुछ टाइपोलॉजी है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर डीपली। क्यों हम करते हैं? व्हाई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस आर रिफ्लेक्टिव टीचिंग एज नीडेड? अगेन, टू लर्न बेटर and improve our performance for the next time in future, to enhance our personal and professional development. मुझे खुद आए, फिर मेरे हाथ से पेशेंट बचे या
स्टूडेंट की लर्निंग इंप्रूव हो। लेसन इमर्जेस आफ्टर एवरी इवेंट्स आर एक्शन। क्या मैंने उससे लर्न किया, व्हाट आई हैव लर्न and what I should modify or change in my practices can make things better or more efficiently। मैं थिंकिंग प्रोसेस जो है इसको मैं कोई मोर इसमें मॉडिफिकेशन लाना जरूरी है क्या, तो ये मेरे थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव हो सकती है। लर्निंग अबाउट द लर्निंग, जो इवेंट्स मैंने लर्न किया था, जो मैंने परफॉर्म किया, उसी लर्निंग से मैंने मजीद लर्निंग करनी है। तो लर्निंग का कंसेप्ट मीन लर्निंग आफ्टर अबाउट द लर्निंग। लिंकिंग लर्निंग एंड टू प्रैक्टिस, अगेन वही लर्निंग वाला कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन, कॉग्निटिव लर्निंग एंड टू प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ लर्निंग और लर्निंग फ्रेमवर्क। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ मॉडल्स है, इसी कंसेप्ट पे ऑलरेडी काम हुआ है 1933 में। कर्टिसी डेवी साहब ने इस पे काम किया है काफी ज्यादा। आपने 3 एस्पेक्ट पे काम किया, ओपन माइंडेडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड होल हार्टेडनेस। ये 3 पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किए। अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो आप में ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छी तरीके से या इम्प्रूव आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो। ओपन माइंडनेस क्या है, आपने सबसे पहले माइंड पॉजिटिव रखना है कि जो आपका इवेंट या एक्सपीरियंस हुआ है यस्टरडे या एंड ऑफ द शिफ्ट, उसके बारे में आप ओपन माइंड है। व्हाट यू हैव डन रॉन्ग, व्हाट यू हैव डन राइट। तो आपने इसमें बिल्कुल कंप्लीटली पॉजिटिवली सोचना है। पर्पस आपका क्या है, to enhance learning, so in that aspect you have to be open minded, continuously examine that situation, like again SWOT analysis and listen other perspective। जो आपने किया आप उसको अदर कोलीग से भी डिस्कस कर सकते हो, उनके पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट दे कैन सजेस्ट, तो आप सबको सुनो। एंड अडॉप्ट एन एक्शन, अगेन ये उसकी सिमिलर स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह and be flexible to change your practice। Open mind mean you are not supposed that what you have learned and you have to implement that। मुझे बाजी ने यही सिखाया मैं वही करूंगी, नो, you must be a flexible person because रिसर्च है आती है, प्रैक्टिस चेंज हो जाती है, तो आपने वही बाजी वाला 1975 वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं करना, बिकॉज every year न्यू प्रैक्टिस, न्यू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का रिसर्च होती है, चीजें चेंज हो जाती है, तो आपने मॉडिफाई करनी। सर हम ACLS या BLS की एग्जांपल दें, जो 2000 में गाइडलाइन थे वो 2005 में नहीं थे, 2005 में चेंज हो गए, 2010 में नए आए गए, अब 2015 में, अब जो हम 2020 में गाइडलाइन BLS और ACLS की पढ़ रहे हैं वो 2008 में इम्प्लीमेंटेड नहीं थे, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपने उसी लेटेस्ट जो आपकी अपडेटेड प्रोटोकॉल्स है, प्रैक्टिस है, उसी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, reflection back on the event as or a professional responsibility being immersed। मेरे attitude must be a positive or must be even a negative। मैं इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करूंगा, तो दोनों एस्पेक्ट पे मुझे जरूरी है कि मैं दोनों एस्पेक्ट पे राइट एंड लेफ्ट पे उसको एनालाइज करूं। एंड दैट रिक्वायर an active action to correct your consequences, what you have done, what you had achieved, now question yourself। जो CPR के बाद मेरा पेशेंट सर्वाइव हुआ था, क्यों हुआ था, कुछ मैंने स्टेप्स अच्छे लिए थे जो हुआ था, या जो अगेन केस रिजल्ट आउटकम उसका एक पेशेंट एक्सपायर हुआ था, डाइट था पेशेंट आफ्टर CPR, क्यों, क्या मुझसे फ्लॉज हुए थे, क्या हमसे फ्लॉज हुए थे, क्वेश्चन योरसेल्फ एंड सर्च फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। And again, when you are searching for a solution, you will go for literature review, for research paper, for you some books. So again, your learning status will improve. And the third point is wholeheartedness।
like mean it is a very consistent process and you need to work as a continuous level. इस प्रैक्टिस को आपने इम्प्लीमेंट करना है रेगुलरली, ताकि आपके हर इवेंट जो आए तो उसी पे आपने रिफ्लेक्ट बैक करना है। एक डिफिकल्ट टास्क है लेकिन पार्ट ऑफ आवर जॉब, एंड वी हैव टू रिफ्लेक्ट बैक टू सेव लाइफ। अ क्वेश्चन, व्हाई शुड यू बी a reflective practitioner? So that question, I think now you have to answer after discussing all these events. To enable professional development, as I have told you, knowledge economy. Knowledge economy means मेरा knowledge improve होगी, professional development and maintain quality. ये सारी चीजें I have already discussed. डीवी के बाद हमारे पास अनदर मॉडल है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में, जिसको हम कोल्ड लर्निंग साइकिल 1984 में ये बाद में डेवलप हुआ। इस तरह डीवी ने 1933 में उसको कुछ कमेंट्स किए थे, 3 पैटर्न आइडेंटिफाई किए। इस तरह कोल्ब साहब ने इसको 4 सेक्शन में आइडेंटिफाई किया, लाइक कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल 1984। ये साहब कहते हैं कि आप एक इवेंट एक्सपीरियंस करते हो, लाइक टेकिंग स्टॉक्स। व्हाट डू आई नो? सपोज आप एक आपके पास एक असाइनमेंट है, स्टॉक मेंटेन करते हो, क्रिटिकल आइटम या आपके जो मॉर्फिन की स्टॉक है या वट एवर जो आपकी असाइनमेंट है, सपोज क्रैश कार्ड की आपके स्टॉक या फार्मेसी स्टोर, इसमें हमने स्टॉक मेंटेन करना है। तो इंडिविजुअली व्हाट डू आई नो अबाउट, तो ये कॉग्निटिव लर्निंग, मुझे बैकग्राउंड इसका पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ताकि उस जो मेरा टास्क है उसके बारे में मैं पढ़ूं। अनदर कंसेप्ट है जब मैं उस लर्निंग के बाद उस इवेंट को एक्सपीरियंस करूं, मेंटेनिंग द स्टॉक। आफ्टर मेंटेनिंग द स्टॉक, so then reflection, what do I need to know, मैंने कैसे किया, and what do I need further to know contextually, मैंने कैसे किया, लिटरेचर क्या कहता है, कोई और दोस्त कैसे स्टॉक को मेंटेन करता है, तो कंटेक्चुअल एस्पेक्ट पे जाते हो। किसी और हॉस्पिटल से भी हेल्प ले सकते हो, किसी और मुल्क से भी कैसे वो उधर ये प्रैक्टिस होती है, सही। एंड फीडबैक, थर्ड नंबर हमारे पास एक कंसेप्ट है रेशनल रिलेशनल। रिलेशनल में हम फीडबैक लेते हो, इवैल्यूएट करते हो, हाउ मच एंड हाउ वेल डू आई अंडरस्टैंड। अब जब ये मैंने इंडिविजुअल और कंटेक्चुअल कंसेप्ट को कवर किया तो फिर मैं रिलेट करता हूँ, हाउ मच एंड हाउ डू वेल आई अंडरस्टैंड नाउ। एंड सिंपल द लास्ट स्टेप इज डेवलपमेंटल। क्या ये जो 3 प्रोसेस आपने इम्प्लीमेंट की उससे आपकी क्या डेवलपमेंट हुई, हाउ कैन आई टेक माई लर्निंग फर्दर। So these were the 4 concepts. They were described by the Kolbs in 1984, the courtesy Kolbs. सिंपल ये another मॉडल है जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस, केल साहब ने 1998 में इस पे कुछ डिस्क्रिप्शन दी है। तो उसने अलग एक 3 पैटर्न आइडेंटिफाई किए, ये सिंपली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बहरहाल इस मॉडल का डिस्कशन का पर्पस क्या है, ताकि मैं ये जो क्रिटिकल थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये हम ऐसे नहीं डिस्कस करते, उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है 1933 से 1984 इन 1998 का भी रिसर्च हुई, काफी काम हुआ, उसके बाद हम ये एज अ टर्म यूज करते हैं। इसका एक कंप्लीटली बैकग्राउंड है। पर्पस का क्या है, टू गुड एविडेंस दैट इज इंपॉर्टेंट, केयरफुली सेलेक्टेड इन इवेंट्स लाइक रिप्रेजेंट एंड द स्टैंडर्ड। जो कि आप प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड है, ये जो डेवलप होते हैं ये सारे ये थ्योरेटिकल प्रोसेस से और ये आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से और आपकी रिसर्च से होके आपकी ये प्रोटोकॉल्स डेवलप हो जाती है। तो जब हॉस्टल में प्रोटोकॉल की स्मॉल बुक मिलती है, ये इस तरह नहीं होता कि मैंने जो सोचा कि इसको मैं इस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मैं ये एक प्रोटोकॉल की बुक अपनी तरफ से लूँ। नो, एक प्रोटोकॉल की एक स्टेटमेंट जब बनती है तो उस पर आप हजारों
सैकड़ों रिसर्चेस एविडेंस होने के बाद ये स्टेटमेंट बनती है। तो प्रोटोकॉल्स आर द स्टैंडर्ड्स criterias that develop after having too much or bundle up researches or thinking process on that event. सपोज मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रोटोकॉल पढ़ने हैं, पीपीई की यूज करने हैं, तो ये पीपीई की यूज, ये जो हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स है, ये जो 5-6 स्टेप्स है, ये मैं किस बेस पे हम लोगों ने बनाए हैं या प्रोफेशनल ने बनाए हैं? आफ्टर हैविंग collecting up the evidences from the research, many people have critically thinking on this after experiencing that events. तो इसलिए critical thinking and reflection is very important for healthcare profession, especially for nurses, because when 7:24 we are with the. Now the next topic is critical thinking. Again, as I have told you, critical thinking is a deeper concept, insight into an events. और उसी इवेंट्स को आप मल्टीपल स्ट्रेटजी से, मल्टीपल तरीकों से आप जब उसको करने की कोशिश करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो। एंड अगेन सिंपली मैंने आपको एग्जांपल दी रिसर्च की, हमारे पास सीपीआर की कंसेप्ट की मैंने एग्जांपल दी, जो गाइडलाइन है 1980 में कैसे गाइडलाइन थे, फिर कुछ रिसर्चेज हुए 1995 में क्या गाइडलाइन आ गई, इस तरह 2000 में, 2005, 2010, देन 2015 एंड नाउ 2020 की एसीएलएस की, एनबीएलएस की गाइडलाइन क्या कहती है। तो ये इस तरह नहीं बनती, इस पे थाउजेंड्स एंड मिलियन ऑफ पीपल क्रिटिकली थिंक करते हैं, हम इस प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम पेशेंट की लाइफ सेव करें। तो क्रिटिकल थिंकिंग एज a deeper insight, and it is an investigation whose purpose is to explore a situation. Suppose मेरे पास एक सिचुएशन है, उसको मैंने फर्दर एक्सप्लोर करना है, या एक फिनोमेना है, एक इवेंट है, या एक क्वेश्चन है मेरे जहन में कि सपोज क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अवॉइड एस्पिरेशन निमोनिया इन पेशेंट विद नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो एक इवेंट है, एक फिनोमेना है कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के बाद एक एस्पिरेशन निमोनिया कॉमन प्रोसेस है, क्योंकि एनजी निकल जाती है, हम उसको समझते हैं कि ये एनजी स्टमक में पड़ी होगी, हम इसको चेक नहीं करते, हम फीड डाल लेते हैं, तो वो एनजी आपके अपर थ्रोट लेवल पे होती है। जब उसमें फूड डालते हैं, आपका पर्पस क्या होता है, आप उसको फीड करें पेशेंट को, लेकिन आपने उससे पहले एनजी ट्यूब चेक नहीं की, तो आपने खुद उस पेशेंट को खुद एस्पिरेशन निमोनिया दे दिया। तो ये क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पे फर्दर आप रिसर्च करोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आर द प्रोफेशनल that use these are the active thinker, knowledgeable of their base. Like me, if I am a researcher and I want to do a research, so I have a background knowledge, a complete background knowledge of researching that. So ये कुछ प्रोफेशनल डिफिनीशन है कि रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट a reflection not just on the past events or action. इसमें हम सिर्फ रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, but it is taking a conscious look at emotion, experiences, action, responses, and using that information into a new high level of understanding. उसमें आप फिर आप उसकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको आप कवर करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और रिफ्लेक्शन एक सिंपल प्रोसीजर है, आपने एक इवेंट किया, एक्सपीरियंस किया, कैसे आपने अच्छा किया, कैसे बुरा किया, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्या उसके फायदे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। अगेन आप एक आर्गुमेंट प्रोड्यूस करते हो, उस इवेंट के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में अलग लोगों के, अदर लोगों के क्या आर्गुमेंट्स है। सपोज इंस्पिरेशन नमूने पे आप रिसर्च करते हो, एक क्वेश्चन है, उस पर पहले भी रिसर्च हुई होगी, उन लोगों की क्या फाइंडिंग थी, उन लोगों ने क्या फाइंडिंग दी, क्या क्या इशू थे कि उसके पेशेंट विद एंजियोट्यूब उनको इंस्पिरेशन क्यों होता है, फिर आपकी अपनी भी फाइंडिंग आएगी। तो मीन यू प्रोड्यूस एन आर्गुमेंट, और आप एक लॉजिकल डिस्कशन करते हो।
ये एकेडमिकली राइटिंग करते हो जो आप प्रेजेंट करते हो कि मैंने इस क्वेश्चन पे क्रिटिकल थिंकिंग की, मैंने इस पे एक इंसाइट दिया, एक आइडिया था, उसे मैंने काम किया और मेरा आइडिया ये है। उस पे मिस्टर ए ने ये कहा था, मिस्टर बी ने ये कहा था और मेरा अलग पर्सपेक्टिव ये आ गया। तो आप एक नॉलेज इकोनॉमी जनरेट करते हो, जिसको फ्यूचर में जिस तरह आप किसी दूसरे की रिसर्च को कंटेक्स्ट को यूज करते हो और इसको रेफरेंस करते हो, बताते हो कि इस बंदे ने ये कहा, उसने ये कहा और मेरे फाइंडिंग ये है, तो फिर नेक्स्ट टाइम लोग आपकी भी स्टडी को रेफरेंस करेंगे। ठीक है। एंड बेसिक पर्पस क्या है क्रिटिकल थिंकिंग या रिसर्च के? टू प्रोड्यूस एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लाइक अगेन द करंट प्रोटोकॉल ऑफ CPR or infection control. See, so these are the protocols that come after having multiple research papers published. बेनिफिट का ये जो पीपीटी वही, इसको आप पढ़ सकते हो, मैंने काफी इसको डिस्कस किया। बैरियर क्यों आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में? तो कोटरल साहब ने 2005 में कहा था कि जब आप क्रिटिकल थिंक करते हो या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस करते हो तो आपको ये बैरियर आ सकती है। इसकी लिस्ट आपके सामने। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मीन बाय क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का टर्म जब हम हमेशा सुनते हैं तो उसमें हमारे माइंड में एक चीज आती है, नेगेटिव। ये टर्म क्रिटिसिज्म बेसिकली जनरली कंसिडर किया जाता है नेगेटिव। क्रिटिसिज्म कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, but the idea to critique a research paper or to an event or to a person is to improve. आप मुझे मेरे के इवेंट में किसी टीचिंग स्टाइल पे मुझे फीडबैक देंगे तो मैं इसको माइंड नहीं करूंगा। आई शुड बी ओपन माइंड पर्सन। बट आपका पर्पस क्या है? ताकि मेरी ये स्टाइल, टीचिंग स्टाइल इंप्रूव हो, ताकि आप लोग की लर्निंग हो। तो ये क्रिटिसिज्म को लेना या क्रिटिसिज्म को करना, नेगेटिव लेना, ये भी बैरियर है। ओवर एस्टिमेटिंग द पर्सनल रीजनिंग एबिलिटीज। आप एक रिसर्च करते हो, अपनी फाइंडिंग को मोरली एम्फसाइज करते हो, अदर लोगों की फाइंडिंग है उसको इग्नोर करते हो। नो, आपने लॉजिकली इसको देखना होगा। एंड लेक अप द मेथड्स, स्ट्रेटेजीज एंड प्रैक्टिसेस। जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन है उसी को फॉलो करके आपने उसको प्रोसेस को, क्रिटिकल थिंकिंग के जो प्रोसीजर है उसको आप यूज करें। सपोज रिसर्च के खास मेथडोलॉजी है, खास डिजाइन है, RCT, रैंडम कंट्रोल जो रिसर्च है, कोजा एक्सपेरिमेंटल है, क्वालिटेटिव स्टडी है, हर एक मेथड के अपने अपने प्रोटोकॉल्स। बेसिकली ये तो बहुत अब्स्ट्रैक्ट जा रहा है ये कंसेप्ट, लेकिन सिंपली उसके कुछ फायदे हैं जो, और कुछ बैरियर है जो मैंने आपको डिस्कस किया। दीज आर द लिस्ट ऑफ द मॉडल्स जो मैंने आपको कुछ डिस्कस किए, लाइक रिफ्लेक्टिव एंड एक्शन एंड एक्शन एंड नोइंग एंड एक्शन, ये मैंने डिस्कस किए। सिंपल गिफ्ट साइकिल, ये भी एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की एक प्रकार है, उसका आप यूट्यूब पे डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन ये एक प्रोसीजर है जो गिफ्ट साहब ने 1998 में डेवलप किया कि आप इस तरीके से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर सकते हो। लाइक डिस्क्रिप्शन, व्हाट हैपेंड, फीलिंग, व्हाट इज यू आर थिंकिंग नाउ आफ्टर हैविंग दैट एक्सपीरियंस, फिर इवैल्यूएट करते हो, SWOT एनालिसिस, देन कंक्लूड करते हो, और नेक्स्ट टाइप आप एक्शन प्लान भी बनाते हो कि यार इस इवेंट को नेक्स्ट टाइम में करूँ तो कैसे। Another model is